हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के दो पार्ट को कवर किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। आज इसके थर्ड पार्ट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। वैसे तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको निकालना भी सिखाया, लेकिन फिर से इसको दोबारा देखते हैं। अगर कभी आप नाम सुनो यूनिट वेक्टर, उसका सीधा मतलब निकलता है एक नॉर्मल सा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आप इसको डिफाइन करोगे, दिस इज अ वेक्टर विद यूनिट मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट के बराबर, यानी 1 के बराबर, 1 यूनिटी। पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा, इस वेक्टर का काम होता है किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताना। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है। दो बातें बताई मैंने, पहला कि ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, और दूसरा इसका यूज होता है वेक्टर के डायरेक्शन को बताने में। ऑलरेडी आप ये बात जानते हो, फिर भी पहला जो पॉइंट बताया उसको अगर आप मैथमेटिकली लिखोगे तो वेक्टर ए, जिसमें मैंने कैप लगा दिया, ये हो गया यूनिट वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमेशा 1 के बराबर, राइट। दूसरी बात जो मैंने बताई, मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ए है, तो इसके अंदर दो एलिमेंट होंगे, एक इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट और दूसरा इसका डायरेक्शन वाला पार्ट। इसी को आपने क्या नाम दिया? यूनिट वेक्टर। और ये इस वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। तो जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे, वो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर का डायरेक्शन बताने लगेगा। अगर आप उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली और अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो ए कैप वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। देख लीजिए, तो ये सेकंड जो टर्म आपको याद रखना है, एक ये याद रखना है और एक ये याद रखना है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर का कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। और दूसरा, आप यूनिट वेक्टर निकालोगे कैसे? तो वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से आप क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा यूनिटी 1, और आपको मिल जाएगा एक यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बना दिया। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, और हमें कहा गया कि आप इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर? तो अभी आपको मैंने बताया कि किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमें मिल जाता है यूनिट वेक्टर। तो वही काम करेंगे, वेक्टर ए को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करोगे? वेक्टर ए को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है? अपन को डिवाइड कर देना है। वेक्टर ए तो दिया गया, उसको आप वैसे ही लिख दीजिए, एट इट इज 3i प्लस 4j लिख दीजिए, और नीचे आप डिवाइड कर दीजिए। किसे डिवाइड करना है? तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हो? अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। यहां पर के तो है नहीं, तो कॉफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, एंड द आंसर इज 3i प्लस 4j अपॉन 5। आप चाहो उसको लिख सकते हो 3 अपॉन 5 आई कैप प्लस 4 अपॉन 5 जे कैप। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हमें मिल चुका है। सो दिस वन इज यूनिट वेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। कमिंग टू सेकेंड वन, हमारे पास अगला वेक्टर है a इक्वल्स टू 2i प्लस 2j प्लस के। अगर मैं सेकेंड वाले का यूनिट वेक्टर लिखूं तो क्या करूंगा? वेक्टर ए को पहले वेक्टर लिख देता हूं, 2i प्लस 2j प्लस के, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन द सेम कैलकुलेशन, 2a स्क्वायर प्लस
2 square plus 1 square, and this one is 2y plus 2j plus k, साथ में आ गया 4 plus 4 8 plus 1 9, root 9. This one is 2 upon 3 I cap, 2 upon 3 j cap, and 1 upon 3 k cap. This one is a cap. Got it? Coming to the third one, what we have is vector A is I minus j, I cap minus j cap. So unit vector will be, जो vector है वो लिख दीजिए, that is I cap minus j cap and divided with the magnitude of this vector. Coefficient of I is 1, so 1 square plus coefficient of j is minus 1, so minus 1 square. This one will be I cap minus j cap divided by root divided by under root 2. So it can written as 1 by root 2 I cap minus 1 upon root 2 j cap. Coming to last one, जो last question हमारा है fourth number, and the vector is I plus j. So vector A का unit vector I plus j, मैंने vector को लिख दिया, अब इसके magnitude से divide करना है. Coefficient of I is 1 square and coefficient of j is again 1 square. So this is I vector plus j vector upon root 2. So can written as 1 by root 2 I cap plus 1 upon root 2 j cap. So this one is unit vector of A. ओके तो ये चार क्वेश्चंस थे, सिंपल हमने सॉल्व कर दिया. हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है a cap that is unit vector given by 0.8 I cap, 0.5 j cap and c k cap. Find the value of c. पहली बात, अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर का पहला कंडीशन मैंने बताया था, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 के बराबर. अगर वो 1 के बराबर है तो इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं a cap इक्वल्स टू 1. अब इसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो कर लेते हैं. सो द वैल्यू ऑफ a cap विल बी कोएफिशिएंट ऑफ I cap that is 0.8 square, coefficient of j is 0.5 square and coefficient of coefficient of k is c square, and that must be equals to 1. मैंने mod of a cap लिख दिया, यहां पर 1 के बराबर कर दिया. Squaring both sides you will get 0.64 plus, and this one is again 0.25 plus c square equals to 1. c स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 549 0.89, राइट, 0.89. एंड सब्ट्रैक्ट करिए इसको, यहाँ पे आप ऐसा कर दीजिए 100 माइनस 89 बाय 100, 1 by 100. So the value of c is root under 11 by 100, that is root under 11 upon 10. This is the value of c. कैसे कैलकुलेट किया? हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है और हमें बताया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होता है, तो हमने वो कर दिया, यहां पर अप्लाई कर दिया मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एंड वी गॉट द आंसर. वैल्यू ऑफ c इज रूट अंडर 11 अपॉन 10. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास है. इफ a इज अ यूनिट वेक्टर, हमारे पास नॉर्मल सिंबल यूज किया, आप देखो, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि a एक यूनिट वेक्टर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. कंपल्सन नहीं है कि आप हमेशा a कैप ही ढूंढो. अगर कोई वेक्टर a लिख देता है और साथ में मेंशन करता है कि दिस वन इज अ यूनिट वेक्टर, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज है तो ये वेक्टर ही. एंड व्हाट दे सेड, द वैल्यू ऑफ m पता करना है आपको इफ वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर. ओके, सो इफ a इज अ यूनिट वेक्टर, तो आपको पता है, अभी आपने लगाया प्रॉपर्टी कि ये होता है 1 के बराबर. सो अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी है. सो दिस वन इज 0.6 square plus m square. So this is the magnitude of first one, and it must be equals to unity 1. Okay, squaring both sides, this is 0.36 plus this one is m square equals to 1. So m square की वैल्यू हो जाएगी 0.64 and m की वैल्यू हो जाएगी 0.8. So the value of m is 0.8 in the first question. Coming to the second one, what we have is again vector a equals to m upon 3. ये m upon 3 I cap है, 2 upon 3 j cap है, 1 upon 3 k cap, इस तरह से लिखा हुआ है.
So again the magnitude of a cap, again the magnitude of a cap is how much? The coefficient of I square, that is m by 3 square plus 2 by 3 square plus 1 by 3 स्क्वायर. हमने मैग्नीट्यूड का मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दिया यहां पर, एंड दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1. So this one is m square upon 9 plus 4 square upon 9 plus 1 upon 9. स्क्वायरिंग बोथ साइड मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 प्लस इसको 5 कर दीजिए, m स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 9. 9 minus 5, m is 4, sorry, m square is 4, the value of m is 2. So this is answer. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एनालिसिस ऑफ यूनिट वेक्टर. आप बोलोगे सर हमें तो पूरी जानकारी हो गई यूनिट वेक्टर के बारे में, जैसे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, साथ में इसका यूज होता है डायरेक्शन निकालने के लिए, ये सारा काम आप जानते हो. वेक्टर को आप आई जे के भी लिखना जानते हो. यूनिट वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपके पास पहले से है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको अभी नहीं पता. देख लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर है, और मैं पहले चीजों को सिंपल रखने के लिए केवल एक्स और वाई प्लेन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा. सो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई प्लेन. बाद में हम एक्स वाई जेड तीनों स्पेस में बात कर लेंगे. फिलहाल मैं एक्स वाई प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं. सो आई हैव अ वेक्टर लाइक दैट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, and its magnitude will be equals to root under ax square plus root under ay square. Okay, so the unit vector will be equals to vector a divided by magnitude of vector a. So this one is ax upon root under ax square plus ay square, I cap plus a y upon under root a x square plus a y square. यहां तक आप सबको पहले से पता है कि हम यूनिट वेक्टर कुछ ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास वेक्टर कोई इस फॉर्मेट में दे रखेगा तो. ओके, अब तो इसकी ज्योमेट्री समझते हैं. अगर आप ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप को यहां पर ड्रॉ करना चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो यहां पर. सो ड्रॉ इट लाइक दिस. सपोज दिस वन इज ए एक्स, यहां तक दिस वन इज ए एक्स, लेंथ ए एक्स एंड डायरेक्शन इज अलोंग आई कैप, सो आई कैप. हमने एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर को ड्रॉ कर दिया. अब वाई कंपोनेंट ड्रॉ करें तो प्लस जे में लिखा हुआ है, ये तो अपन ऐसे वर्टिकल में ड्रॉ कर देते. सो दिस वन इज ए वाई एंड डायरेक्शन अलोंग जे कैप. सो दीज टू वेक्टर्स हमने लिख दिया. आपको मालूम है कि किसी वेक्टर का जो इसका ये कंपोनेंट हुआ करता था उसका टेल यहां होना चाहिए और हेड यहां होना चाहिए. सो द वेक्टर विल बी ड्रॉन एज दिस. देखो यहां से आप ऐसे वेक्टर ड्रॉ करोगे. सो दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज ए. तो हमने वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, ए एक्स और ए वाई आपको बता दिया. एंड ओके, ठीक है. अब मैं यहां पर इस वाले एंगल का नाम देता हूं अल्फा और इस एंगल का नाम देता हूं बीटा. सो अल्फा इज द एंगल इन बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस, एंड बीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस, जैसा कि डायग्राम में मैंने दिखा दिया आपको. अब आप इस सारे वैल्यू को देखो. अगर आप यहां से इस पूरे पार्ट से अगर आप कॉस अल्फा और कॉस बीटा निकालोगे, कॉस बीटा को आप चाहो तो यहां लिख सकते हो. देखो ये बीटा हो जाएगा. Okay, so if you are going to calculate cos alpha cos beta, cos alpha equals to ax upon hypotenuse. hypotenuse कितना है बेटा? ax square plus ay square रूट के अंदर, राइट? तो दिस वन इज ax square plus ay square. सिमिलरली cos बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos बीटा इज इक्वल्स टू, बीटा के लिए ये बेस हो गया. सो दिस वन इज ए वाई अपॉन हाइपोटेनस इज अगेन दिस लेंथ एंड दिस वन इज
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। वेरी क्लियर। अब आपको मैं कहता हूं ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा दिखाई दिया, क्या वो डेटा बिल्कुल इन दो टर्म से मैच कर रहा है? यहां पर जे कैप लिखना चाहिए था। देखो ठीक से, क्या ए कैप के साथ जो आई का कोफिशिएंट है, जो जे का कोफिशिएंट है, वो क्या वेक्टर ए का एक्स एक्स के साथ बनने वाले अल्फा का कॉस एंगल है कि नहीं है? साथ ही जो जे का कोफिशिएंट है, क्या वो वेक्टर ए का वाई के साथ बनने वाले बीटा एंगल का कॉस एंगल है कि नहीं है? देख लो। बोलोगे हाँ सर, बात तो बिल्कुल वही है। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप लिख सकते हो कॉस अल्फा और इसको आप लिख सकते हो कॉस बीटा। और इसी तरीके से अगर मैं 3D में बात करूं, क्योंकि 3D में ड्रॉ करना टफ होता है बोर्ड पे, फिर भी अगर आप लॉजिकली सोच पाओ तो आप ये कह सकते हो कि यहां मैं वेक्टर लिख देता हूं पहले। वेक्टर ए इक्वल्स टू, हमारे पास अगर वेक्टर ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप है और ए जेड के कैप है, मान लो हमारे पास ये वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, एंड द यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन, इसको मैं मॉड ए लिख देता हूं, आई कैप प्लस ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए जे कैप प्लस ए जेड मॉड ऑफ ए के कैप। और मैंने अभी आपको बताया कि जो कोफिशिएंट ऑफ आई दिखता है यूनिट वेक्टर में, दैट इज कॉस अल्फा, एंड द कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इन द यूनिट वेक्टर इज कॉस बीटा। यानी मैंने इस वाले पार्ट का नाम क्या दिया, देखो आप ठीक से समझोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वाले पार्ट का नाम क्या दिया मैंने? कॉस अल्फा नाम दिया है। मन शांत होकर देखिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको जे का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है, कहां पर जे का कोफिशिएंट? तो वेक्टर में नहीं, यूनिट वेक्टर में। केवल और केवल यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। अगर आप यूनिट वेक्टर के अंदर आप इन सारे टर्म्स को देखोगे तो ये वाला कॉस अल्फा है, दिस वन इज कॉस बीटा, एंड ये जो टर्म दिखाई दे रहा है, ये जो टर्म, दिस वन इज कॉल्ड कॉस गामा। कॉस गामा है ये। अच्छा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, क्या मतलब इसका? अभी मैंने बताया आपको। मान लेते ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये जो वेक्टर ए है ना, यहां पर मैंने इस रेड को वेक्टर ए बोल दिया। दिस इज द ओरिजिन। तो ये जो एंगल बनाएगा एक्स वाले एक्सिस के साथ, दिस वन इज अल्फा, एंड ये जो एंगल बनाएगा वाई के साथ, ये वाला एंगल बनाएगा, दिस वन इज बीटा एंगल, और ये जो एंगल बनाएगा ये वाला एंगल, दिस एंगल इज गामा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अल्फा इज एंगल बिटवीन vector A and x axis. Similarly, beta is equals to angle between vector A and y axis. Similarly, gamma is equals to angle between vector A and z axis. जब मैं बोलता हूं तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड की बात करता हूं। तो कोई वेक्टर अगर है और आपने उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, तो यूनिट वेक्टर में जो आपको आई जे और के साथ जो टर्म्स दिखाई देते हैं, कोफिशिएंट दिखाई देते हैं, ये आपको अल्फा बीटा और गामा का इंफॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि ये कॉस के टर्म के साथ है, तो अब से इसका नाम हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, और आपको डायरेक्शन के साथ एंगल मिल रहा है, तो इसको आप बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन एंगल्स, या डायरेक्शन कोसाइन बोलोगे। तो अब से यहां पर आपने देखा कि यूनिट वेक्टर के अंदर जो चीजें हैं वो क्या है बेटा? वो कॉस अल्फा है एक्चुअली में, आई कैप, और साथ में जो है वो कॉस बीटा है, जे कैप, एंड ये जो है कॉस गामा है, के कैप में। ये जो पार्ट दिख रहा है ये डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन। इसीलिए आप लिखोगे यहां पर कि कॉस अल्फा की जो वैल्यू है, कॉस अल्फा की वैल्यू दैट इज ए एक्स कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस वन इज कॉस अल्फा, एंड कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए, एंड कॉस गामा इज इक्वल्स टू
az upon mod of vector a. So these are the set of direction cosine. इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं इसको. मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. समझिए अच्छे चीजों को. मान लो हमारे पास कोई वेक्टर a है that is equals to ax I cap ay j cap और az k cap. ऐसा कोई वेक्टर हमारे पास है. समझिए अच्छे से. तो ऐसे में a कैप की वैल्यू हो जाएगी ax अपॉन मॉड ऑफ a I कैप ay अपॉन मॉड ऑफ a j कैप प्लस az अपॉन मॉड ऑफ a k कैप. और यहां पर मैं इसी को लिख रहा हूं अच्छे तरीके से. a कैप को लिख रहा हूं बेटा मैं. देखो कॉस अल्फा I कैप प्लस कॉस बीटा j कैप प्लस कॉस गामा k कैप लिख रहा हूं. मैंने ये लिख दिया, इसी को लिख दिया इस तरह से. दोनों एक ही चीज है, देख लो. और जब आप कंपेयर करोगे तो यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है जो कि कॉस अल्फा के बराबर है, ये जो दिख रहा है दैट इज इक्वल्स टू कॉस बीटा और ये इक्वल्स टू कॉस गामा. ये तीनों ही डायरेक्शन कोसाइन है. तो अगर आपको कोई बोले डायरेक्शन कोसाइन लिखिए तो आप लिखोगे डायरेक्शन कोसाइन इक्वल्स टू ax अपॉन मॉड ऑफ a कॉमा ay अपॉन मॉड ऑफ a कॉमा az अपॉन मॉड ऑफ a. ये जो तीन आपको यूनिट वेक्टर के ये तीन i j के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, i j और k कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ये ही सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन है. इसी को सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं. और मैंने अभी बताया कि ये वाला जो पार्ट दिखता है, ये वाला पार्ट अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये अगर z एक्सिस है, तो ये वेक्टर a मान लो है, तो वेक्टर a का ये वाला एंगल अल्फा, ये y के साथ वाला एंगल बीटा और इसी का z के साथ एंगल वाला जो z के साथ एंगल दिख रहा है वो क्या है, गामा है. तो यूनिट वेक्टर के साथ आपके पास अल्फा बीटा गामा की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, डायरेक्शन कोसाइन की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है. राइट. अब इसका यूज करेंगे, देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसका यूज अपन कैलकुलेशन में कर सकते हैं. जैसा कि आपको पता है कि अगर एक यूनिट वेक्टर है, अगर कोई यूनिट वेक्टर हमारे पास है तो उसको आप लिख सकते हो कॉस अल्फा आई कैप से प्लस कॉस बीटा जे कैप से प्लस कॉस गामा के कैप से. राइट. तो क्योंकि प्रॉपर्टी है यूनिट वेक्टर की कि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, इसीलिए सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, दैट्स व्हाई इसको आप लिख पाओगे कोएफिशिएंट ऑफ आई दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. स्क्वायरिंग बोथ साइड we will have cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. So this is a very beautiful relation in between alpha, beta and gamma for any vector. अगर कोई वेक्टर हमारे पास हो तो आप इसको उसका अगर आप अल्फा बीटा गामा एंगल जानते हो तो उसके बीच में बड़ा ब्यूटीफुल रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 के बराबर. आप चाहो तो इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. तो व्हाट यू कैन राइट इज cos स्क्वायर अल्फा कैन रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस कैन रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस एंड दिस कैन रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1. किसी एक से किसी एक कैंसिल कर दीजिए. सो व्हाट वी हैव 2, so 2 equals to sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा. ये हो गई वैल्यू. तो अब से किसी वेक्टर का x एक्सिस से एंगल मालूम है, y से एंगल मालूम है और z से एंगल मालूम है, तो उसके बीच में ये रिलेशन होल्ड करेगा, cos के टर्म में ये और sin के टर्म में ये. वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखना है आपको ये दोनों रिलेशन को, एटलीस्ट एक को तो याद रखना ही पड़ेगा. चलिए आगे बात करते हैं. हमारे पास अब एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि एक वेक्टर है जो x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है और y एक्सिस से भी 60 डिग्री एंगल बना रहा है. तो फाइंड द एंगल विथ
जेड एक्सिस, इस वेक्टर का जेड एक्सिस से कितना एंगल बनेगा। अब क्या सोचना है वो देख लीजिए। अब क्या करना है, आप बोलोगे सर अल्फा की वैल्यू गिवन है कितना 60 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, द वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और हमें बोला गया वैल्यू ऑफ गामा बताइए कितना होगा। सो वी नो द रिलेशन, जब लास्ट में भी मैंने बताया आपको, रिलेशन अमॉन्ग अल्फा बीटा एंड गामा वाज cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। cos अल्फा की वैल्यू यहां पर होगी 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू कितना होता है 1/2, स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस 1/4, सो दिस इज 1/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। So finally what we have is cos square gamma is equals to 1 minus 1/2, 1/4 को ऐड करोगे it will be 1/2, इसे ऐड कर दिया तो 1 minus 1/2, so what we have finally is 1/2. So again cos gamma is equals to 1 upon root 2 and that's why gamma की वैल्यू हो जाएगी कितना 45 डिग्री या फिर और माइनस 45 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री ढंग से जानते हो तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि दो आंसर मैंने क्यों बताया, अदरवाइज पहला एक आंसर भी सही है 45 डिग्री, सेकंड आप बताओ तो और भी अच्छी बात है, यू मस्ट नो द क्वाड्रेंट सिस्टम। ओके, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें एक दिया गया कि एक यूनिट वेक्टर है y इक्वल्स टू √3x + 5 और बोला कि अगर x की वैल्यू बढ़े तो ऐसे में इस लाइन के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखिए। क्या मतलब, अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे, ये लाइन ड्रॉ किया तो लाइन के अलोंग दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक ये और एक ये, तो दो मनों में से कौन सा डायरेक्शन की बात हो रही है भाई, डायरेक्शन बताओगे तब तो अपन लिख पाएंगे यूनिट वेक्टर। यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, तो इसने कहा कि इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स पे ध्यान देना है आपको, यानी जिधर जाने पर एक्स बढ़ता हो उस डायरेक्शन में आपको लिखना है यूनिट वेक्टर। वेरी सिंपल, तो क्या करें इसको सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, दिखाता हूं ड्रॉ करके। कंपेयर इट विद द y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और यहां से आपको समझ में आएगा कि स्लोप की जो वैल्यू हो गई कंपेयर विद द इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ m विल बी √3। आपको मालूम है कि m की वैल्यू होती है tan थीटा के बराबर एंड द थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इज द एंगल फ्रॉम द विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। दूसरा y इंटरसेप्ट जिसको आप c कहते हो, कितना हो गया 5। अगर आप थोड़ा भी कोऑर्डिनेट जानते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते हो, तो आप क्या करोगे, ये ओरिजिन, ये मान लो y की वैल्यू 5 हो गई, तो एक स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा ऐसे, ये एंगल होगा उसका 60 डिग्री के बराबर, ये इसी इक्वेशन का मतलब है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। और इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x मतलब मुझे इधर जाता हुआ, देखो इधर जाता हुआ, इधर जाता हुआ, जिससे x की वैल्यू इंक्रीज करे, इधर जाते हुए किसी वेक्टर का डायरेक्शन लिखना है। और अभी आपने पढ़ा है यूनिट वेक्टर। अब क्योंकि आप इस डेटा को देख के कह सकते हो कि एवरीथिंग इज इन एक्स वाई प्लेन, ये कंफर्म करिए कि एक्स वाई प्लेन है, और जैसे आप ये कंफर्म करते हो कि एक्स वाई प्लेन है तो आप बोल पाओगे अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, क्योंकि ये एक्स के डायरेक्शन से एंगल बनाया आपने। सिमिलरली y के डायरेक्शन से एंगल कितना बच जाएगा बेटा, देखो तो 30 डिग्री, सो द बीटा विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड गामा ऑब्वियसली इज 90 डिग्री, बिकॉज जेड का डायरेक्शन ये हो जाएगा और कोई चीज एक्स वाई प्लेन में है तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। सो द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन विल बी cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos gamma k cap. We have the value of alpha, beta, gamma, so put the value cos 60 I cap plus cos 30 j cap plus cos 90, cos 90 कितना k cap, ये कंफर्म करिए 90 समझ में आया कि नहीं आया आपको, ध्यान दीजिएगा जो मैंने कहा अभी। So the unit vector we have is cos 60 degree, that is 1/2 I cap plus √3/2 j cap plus 0 k, आप 0 ना लिखो तो भी चलेगा,
आप के कैप वाले पार्ट को रहने दे सकते हो। एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें इस डायरेक्शन को x कहा गया, इस डायरेक्शन को y कहा गया। एक इंसिडेंट लाइट रे है ये और रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये है, and angle of incidence and angle of reflection is 37 degree and 37 degree, and they ask you to write the unit vector along the line BC जो कि reflected light ray है। ओके, तो B to C हमें यूनिट वेक्टर लिखना है। तभी आपने देखा कि ये आपको मानना है y डायरेक्शन और ये मानना है आपको x डायरेक्शन, जैसा कि यहां पर मैप किया गया है। So this one is along x, this one is along y. So बीटा हमारे पास कितना हो गया 37 डिग्री और ये हो गया 53 डिग्री। ऑब्वियसली z का डायरेक्शन ये हो जाएगा because the thing which has shown in the diagram is in xy plane, so this one will be along z, so gamma is 90 degree. So very clear, alpha is 37 degree, beta is 53 degree and gamma is 90 degree। और फाइनली हमारे पास हो जाएगा यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू cos 37, अल्फा की वैल्यू रख दी मैंने with I cap and cos beta that is 53 degree along j cap and last one is cos 90 जो गामा की वैल्यू है along k cap। ये क्या हो जाएगा, this will be cos 30, ये this one is 4 by 5 I cap plus 3 by 5 j cap plus 0 k cap। या भी आपको लिख सकते हो इसको 0.8 I cap plus 0.6 j cap। okay, so this is the unit vector along the line BC, B to C। आ गया समझ में? छोटा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2 टाइम्स ऑफ x कंपोनेंट। ओके, जो लिखा है उसको पहले लिख देते हैं। कह रहा है कि y कंपोनेंट, बेटा मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारे पास है और इसका ये वेक्टर a है, इसका ax is the x component, ay is the y component and az is the z component, and what they said is y component of vector is 2 times of x component, y component यानी ay is 2 times of x component। पहला तो ये कहा, दूसरा क्या कहा इसने, and root 2 times of z component, so ay is root 2 times of z component, ay is root 2 times of z component। What they said in the language, find the angle made by vector with y axis। मुझे बीटा निकालना है, देखो बीटा निकालना है, क्या निकालना है, एंगल मेड बाय, यानी कि बीटा पूछा गया, बीटा एंगल पूछा गया। जैसे ही आपसे पूछे एंगल विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरह कोई लैंग्वेज पूछे तो मन में आपका आना चाहिए शायद ये बात कर रहा है यूनिट वेक्टर के बारे में, क्योंकि उसी के अंदर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का इंफॉर्मेशन छुपा होता है। ओके, तो अपना फोकस उसी पे है। तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट्स का उसको देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि लेट ए एक्स इज ए, अगर ए एक्स ए के बराबर हो जाए, चलो ए एक्स नहीं, ठीक है, ए एक्स को ए मान लेते हैं अपन, तो ए एक्स कितना हो गया ए के बराबर, तो पुट करो तो ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा 2a और ए वाई 2a हो जाएगा, तो इससे आपको मिल जाएगा ए जेड की वैल्यू, ए जेड है ए वाई अपॉन रूट 2, ए वाई की वैल्यू 2a अपॉन रूट 2 दैट इज रूट 2a। हमारे पास सारी जरूरत की वैल्यू जो भी चाहिए थी मिल गई, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास ए एक्स है ए के बराबर, ए वाई है कितना, ए वाई है 2a के बराबर और ए जेड है रूट 2a के बराबर। इससे हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, तो मैं ए कैप लिख पाऊंगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आप जो इन टर्म्स का यूज कर लो, यू कैन राइट ए स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, एंड व्हाट यू हैव इज a कैप इक्वल्स टू, दिस वन इज 4 2 6 एंड 7 रूट अंडर 7 है। तो ax की वैल्यू कितनी रखी हमने, ax की वैल्यू हमने रखी थी, ax की वैल्यू हमने रखी थी a के बराबर, तो इसको भी आप लिख लो ना, a अपॉन रूट 7 इंटू a आई कैप प्लस a वाई कितना था 2a अपॉन रूट 7a j कैप प्लस रूट 2a अपॉन रूट 7a k कैप।
और आपको मालूम है कि जब भी आप यूनिट वेक्टर लिखते हो तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं आई और जे और के ये सारे कोसाइन होते, डायरेक्शन कोसाइन होते। दिस वन इज कॉस अल्फा, दिस वन इज कॉस बीटा एंड दिस लास्ट वन इज कॉस गामा। आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया कि आप बताओ कि कॉस बीटा यानी बीटा की वैल्यू कितनी है। तो आप कॉस बीटा वाले पार्ट को बाहर ले आए और कंपेयर कर लें। कॉस बीटा इज इक्वल टू 2/√7। सो द बीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 2/√7। ओके, तो आज क्लास को यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं आपके साथ वेक्टर के नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।